Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our new series called Mains a Day. इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, हर रोज एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. नाउ ये सीरीज हम लेके क्यों आए हैं, लेट मी टॉक अबाउट दैट इन ब्रीफ. देखो, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है जिन्होंने बोला है कि एमसीक्यूज तो फिर भी हमसे हो जाते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं. धीरे धीरे हमारी एमसीक्यूज का जो स्ट्राइक रेट है वो इंक्रीज होने लग जाता है, पर आंसर राइटिंग हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें यह कहा है कि हमने बहुत बारी ट्राई करा आंसर लिखने का, पर हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते और इसीलिए बीच में छोड़ देते हैं. हाउ टू अप्रोच आंसर राइटिंग. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यह कहा है कि हमें नॉलेज होती है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, पर हम उसे लिख नहीं पाते हैं, स्ट्रक्चर नहीं दे पाते हैं. नाउ लेट मी टेल यू कि आंसर राइटिंग एक अपने आप में एक आर्ट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कम नॉलेज से बहुत ब्यूटीफुल आंसर लिख देते हैं, कम नॉलेज से, और वो ज्यादा मार्क्स स्कोर कर जाते हैं. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास नॉलेज का भंडारा होता है, पर जब वो आंसर लिखने जाते हैं तो स्ट्रक्चर इतना खराब होता है, हौच पौच सा कुछ करके आ जाते हैं, उनके मार्क्स उसी वजह से कट हो जाते हैं. तो कम नॉलेज से भी आप बेटर आंसर लिख सकते हो, बट ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके आंसर का स्ट्रक्चर कैसा है. So answer writing is an art in itself, and through this series we are trying to master this art. तो इस सीरीज में हमारा पर्पस पता क्या होगा, हर रोज हम मेंस का एक क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू हम कंटेंट तो जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या लिखना है उसमें. कंटेंट वाला पार्ट तो हो जाएगा, पर जैसा कि मैं जानता हूं कि कंटेंट आपके लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना स्ट्रक्चर है, आंसर राइटिंग है, राइट. तो थ्रू दिस सीरीज हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कुछ ऐसे स्टेप्स को मास्टर करने की जिससे आपकी आंसर राइटिंग और निखर के आए. नॉलेज आप पढ़ के कर लोगे, पर आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको दिमाग में रखने हैं. वही स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं स्टेप्स को आपने अप्लाई करना है अपने आंसर राइटिंग में. जितनी आपके पास नॉलेज है उस आंसर से रिलेटेड आपने वो नॉलेज दिमाग में रखनी है और उसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पेपर पे उतार देना है. Only then you will be able to score well in your mains and your answers would come out as professional. Professional तो नहीं, but let me use the word academic, right? चलो फिर अब आज हम ना एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें मेरा ज्यादातर फोकस क्या होगा, मेरा ज्यादातर फोकस होगा कि आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हो. इस क्वेश्चन में कंटेंट क्या लिखना है उस पे मेरा ज्यादा फोकस नहीं होगा, फोकस होगा उस क्वेश्चन को लिखना कैसे है. लिखना क्या है वो आप पढ़ रहे हो, वो सब आप अच्छे से खुद कर लोगे, पर कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, वो हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज एग्जांपल्स के थ्रू ही आप समझ सकते हो. यू कैन ओनली मास्टर दिस आर्ट बाय प्रैक्टिसिंग. हां, ये चीज मैं अभी बताना भूल गया था. मेंस आंसर राइटिंग के स्टेप्स तो हम डिस्कस कर लेंगे, पर उन स्टेप्स को आप मास्टर कर पाओगे थ्रू प्रैक्टिस ही. राइट, ऑल गुड थिंग्स कम थ्रू प्रैक्टिस. आप ये जो स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे, आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर भी आप समझ जाओगे, सब अच्छे से समझ जाओगे शायद आज की वीडियो में ही, राइट. पर वो पेपर पे कैसे उतारना है उसके लिए आपको इन्हीं स्टेप्स को, इसी आर्ट को मास्टर करना होगा, और कोई भी आर्ट मास्टर नहीं हो सकता बिना प्रैक्टिस के. ऑलराइट, सो आंसर राइटिंग इज एन आर्ट फॉर्म एंड वी नीड टू प्रैक्टिस दैट. चलो फिर मेंस अ डे में हमारा क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो इज एज फॉलोइंग. ठीक है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन इंडिया आर अबाउट 13 to 14% ऑफ जीडीपी एज अगेंस्ट अबाउट 7 to 8% ऑफ जीडीपी इन डेवलप्ड इकोनॉमीज. कहा जाता है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज. नाउ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट केम आउट विद गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान. Gati Shakti National Master Plan has the potential to bring down logistics cost and improve the state of transport infrastructure in the economy. Evaluate. Now, ये क्वेश्चन आपको लिखना है 250 वर्ड्स में, यानी कि दिस इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, तो ज्यादा कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा इसमें. नाउ, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप, और ये स्टेप आप साथ में लिखते भी जाओ, अगर आप ये वीडियो अच्छे से सुन रहे हो तो ये स्टेप्स लिखते भी जाओ. ठीक है, पहला स्टेप जब भी आप किसी क्वेश्चन को एनकाउंटर करो तो स्टेप 1 इज, बड़ा क्लीशेड सा स्टेप है बट येट बहुत पावरफुल है.
रीड इट केयरफुली, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब वो कोई क्वेश्चन देखते हैं वो क्वेश्चन पूरा ध्यान से नहीं पढ़ते, उस क्वेश्चन के ना कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। जैसे वो देख लेंगे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो देखेंगे कीवर्ड उनके दिमाग में फिट हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के बारे में, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में। तो जितना जितना ज्ञान है मुझे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के बारे में, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में, सारा मैं डाल देता हूं आंसर में। और वो सोचेंगे उन्होंने आंसर बहुत बढ़िया लिखा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस टॉपिक पे गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और लॉजिस्टिक कॉस्ट पे उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो इसलिए अपनी सारी नॉलेज उड़ेल के आ जाएंगे वो। और जब वो ऐसा करेंगे तो उनके क्वेश्चन में या आंसर में ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, जबकि उनको नॉलेज इतनी ज्यादा है, बाकियों से ज्यादा है। फिर भी उन्होंने क्योंकि क्वेश्चन केयरफुली नहीं पढ़ा और उन्होंने सिर्फ कुछ वर्ड्स पढ़े, एकदम दिमाग में आहा मोमेंट होता है ना कि हाँ मेरा पढ़ा हुआ सवाल आ गया, फिर उसी से रिलेटेड लिखना शुरू कर देते हैं। 250 वर्ड्स है, उससे ज्यादा भी चले जाएंगे वो, और वो सोचेंगे कि बहुत अच्छा मैंने आंसर अटेम्प्ट करा है। पेपर देके बाहर आएंगे, बोलेंगे पेपर तो मेरा सुपर क्लासी हुआ है। और जब मार्क्स आएंगे तो उन्हें दिखेगा इस क्वेश्चन में उन्हें 15 में से 2 मार्क्स मिले हैं ना। वो इंसान फिर सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ है, मुझे तो इतनी नॉलेज थी, मैं सारी नॉलेज डाला है, फिर भी 2 नंबर क्यों मिले हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं, और क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, इसीलिए आपने जाना ही नहीं कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं। वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन नहीं जानना चाह रहे, वो नेशनल मास्टर प्लान या गति शक्ति प्लान है क्या, इसके बारे में इतना नहीं जानना चाह रहे। वो कुछ और पूछ रहे हैं आपसे, उसे आंसर करो। पर वो क्या पूछना चाह रहे हैं वो तभी आपको पता चलेगा when you'll read it carefully. Now, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में पेपर तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, पर वो ज्यादा कंफर्टेबल अपनी मदर टंग में है। तो उन लोगों को मैं एडवाइस करता हूं, जब आप केयरफुली ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो एक बारी अपने मन में अपनी मदर टंग में इसे ट्रांसलेट करके देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं। Now, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं ये क्या पूछना चाह रहे हैं। पहले तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन इंडिया आर अबाउट 13-14% एज अगेंस्ट अबाउट 7-8% इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। इनका कहने का मतलब है कि इंडिया में डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर दूसरी स्टेटमेंट है, ये जो गति शक्ति प्लान है, it has the potential to bring down logistics cost and improve the state of transport infrastructure in the country. ये जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, ये इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कर देगा। जो अभी इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इंडिया में गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कर देगा। इवैल्यूएट मतलब आप वैल्यू जजमेंट पास करो, आप बताओ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। राइट, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको बताना है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा है, इसको कम कैसे कर सकता है गति शक्ति नेशनल प्लान, कैसे कर सकता है, यही पूछना चाह रहे हैं, इसी के ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ ये तो हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या है, और ये स्टेप 2 खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आंसर राइटिंग को बहुत चैलेंजिंग मानते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए आंसर राइटिंग केक वॉक है, फटाफट से आंसर लिख देते हैं, बहुत अच्छा आंसर लिख देते हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। पर ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए आंसर राइटिंग इज अ चैलेंज, और वो अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, और ये इस चैलेंज को ओवरकम करना अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए है खासकर ये स्टेप 2, और वो स्टेप 2 क्या है, फ्लो चार्ट। अब ध्यान से सुनना, ये स्टेप 2 आप सबने फॉलो करना है जिनके लिए मेंस आंसर राइटिंग एक चैलेंज है। आपने क्या करना है, जैसे ही आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो ना, अच्छे से आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया, नाउ अब आपने क्वेश्चन को जब लिखना स्टार्ट करना है, उससे जस्ट पहले 2 से 4 मिनट आपने निकालने हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए। 2 से 4 मिनट आपने सेपरेट रख लेने हैं। अभी आपने आंसर लिखना नहीं है, पढ़ लिया, समझ लिया, अब 2 से 4 मिनट लगाओ और पता किस चीज पे डेडिकेट करो कि ये मैं आंसर लिखूंगा कैसे, उसका रफ पेज पे फ्लो चार्ट बना लो। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ये इंडिया में ज्यादा है, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इसे कैसे कम कर सकता है। इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपका एक प्रॉपर प्लान तरीका होना चाहिए ना, कि पहले मैं ये लिखूंगा, फिर मैं ये लिखूंगा, फिर मैं इसके बारे में लिखूंगा, एंड में कंक्लूजन करूंगा।
राइट? एक प्लान तरीके से जब आप अप्रोच करोगे ना, तो आपका आंसर का स्ट्रक्चर बहुत बेहतर होगा। ऐसा नहीं है क्वेश्चन पढ़ते ही लिखना स्टार्ट कर दोगे तो हौच पौच आंसर है, जो आपको दिमाग में आता जा रहा है आप फेंकते जा रहे हो, तो थ्रो अवे पॉइंट्स लगते हैं। अब ये याद आ गया तो ये लिख दो, फिर ये याद आ गया फिर ये लिख दो। ऐसा थोड़ी हमने करना है। हमारा आंसर कंटेंट से भरा हुआ है, पर थ्रो अवे आंसर लग रहा है कि जो याद आया बस लिखता गया। ये एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा। एग्जामिनर को क्या अच्छा लगेगा कि इसके पास जो इंफॉर्मेशन है इसने एक तरीके से बयां की है और उसी तरीके के पैसे हैं, उसी तरीके के मार्क्स हैं। ऑलराइट? तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो स्ट्रक्चर में स्ट्रगल करते हैं वो पहले क्या करें, 2 से 4 मिनट लगाएं और फ्लो चार्ट बनाएं। ना फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, इस क्वेश्चन के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे आंसर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक होनी चाहिए इंट्रोडक्शन, दूसरी मेन बॉडी ऑफ योर आंसर और तीसरा कंक्लूजन। राइट? ये तो ऐसे तो फ्लो करना ही चाहिए आपका आंसर। पर इस पर्टिकुलर आंसर में आपको कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, आप पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन किसके बारे में लिखोगे, आप बताओगे क्वेश्चन में बोला है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसको गति शक्ति कैसे कम कर सकता है। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होता क्या है, पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखोगे ना। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या भला है, डेफिनेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स लिखोगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, नंबर 1 इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइनें डेफिनेशन लॉजिस्टिक्स है क्या, और दूसरे पार्ट में आप लिखोगे सिग्निफिकेंस क्या है लॉजिस्टिक्स की, क्यों लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना जरूरी है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम होती है, तो सिग्निफिकेंस हम बताएंगे। और ये हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखे हैं कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, तो 3-4 लाइनों में आप वो भी बता दोगे। आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सॉर्टेड होगा, है ना। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे लॉजिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन है, ये जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ये है क्या भला, ये इंट्रोड्यूस करोगे ना। इंट्रोडक्शन तो यही होती है। फिर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो कम करना जरूरी क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस है, 3-4 लाइनों में वो लिख दोगे। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है तो इवेंचुअल फाइनल गुड का प्राइस कम होता है, उसकी डिमांड बढ़ती है, आपकी इकोनॉमी ज्यादा एफिशिएंट होती है, आपकी इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो सस्ते बिकेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, अगर ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की कॉस्ट कम हो जाए। लॉजिस्टिक्स में यही आता ना, सबसे बड़ा चंक होता है लॉजिस्टिक्स का ट्रांसपोर्ट। अगर आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम हो जाए तो फाइनल गुड का प्राइस भी बहुत कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स में आपकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि सस्ता बेच रहा है इंडिया, है ना। ये सारी कुछ सिग्निफिकेंट चीजें हैं, ये लिख दोगे आप। ठीक है, ध्यान रहे इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि नंबर आपको ज्यादातर बॉडी के ही मिलेंगे। अब आप आ जाओगे बॉडी में ना, बॉडी वाले पार्ट को भी आप फर्दर डिवाइड कर दो क्योंकि प्लान तरीके से चलना है आपने ना। बॉडी वाले पार्ट में आप सबसे पहले लिखोगे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, होता क्या है वो भी बता दिया। इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स है लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, पहले तो ये बताओगे क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि गति शक्ति प्लान कैसे सॉल्व कर सकता है लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम, पर उससे पहले ये तो बताओगे ना कि लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम क्या है, राइट? तभी तो बता पाओगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मेक सेंस? अगर आपसे पूछा है कि गति शक्ति कैसे सॉल्व करेगा लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम को, तो ये तो बताना जरूरी है प्रॉब्लम है क्या। आपने लॉजिस्टिक्स बता दिया, सिग्निफिकेंस बता दी, अब आप बताओगे प्रॉब्लम्स प्लेगिंग लॉजिस्टिक्स सेक्टर। ना इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, इसमें बहुत सारी चीजें आपने लिखनी है। फ्लो चार्ट में सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, फ्लो चार्ट बस एक स्केलेटल फ्रेमवर्क है, राइट? आपको बस पता है ना क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आप बस यहां पे लिख दो। उसके बाद इंट्रो देने के बाद मैं हेडिंग डालूंगा प्रॉब्लम्स प्लेगिंग लॉजिस्टिक्स सेक्टर, और उसके नीचे पॉइंट बाय पॉइंट बता दूंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये वाला पार्ट सॉर्टेड, ठीक है। उसके बाद अब आप बताओगे, इंट्रोडक्शन दोगे कि गति शक्ति है क्या, ब्रीफ इंट्रो दोगे इसकी,
You will give a brief introduction of Gati Shakti National Master Plan. What are they trying to do? They are actually integrating 16 ministries and departments, infrastructure sector से related, जैसे road and transport, railway, aviation, ये जितनी भी transport infrastructure से related या infrastructure से related जितनी भी ministries हैं, departments हैं, उनको एक ही platform पे ले आएगा, गति शक्ति National Master Plan. उसकी आप brief introduction दोगे, फिर आप लिखोगे पॉइंट्स में हेडिंग डाल के हाउ गति शक्ति, इसको मैं GS लिख देता हूं, गति शक्ति विल सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना ट्रांसपोर्ट इंफ्रा, है ना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट डाउन होगी और इंप्रूव द स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रा, तो प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स. क्लियर. और एंड में आप लिखोगे कंक्लूजन. कंक्लूजन तो बहुत ही 3-4 लाइनों की. अब आपने 2-3 मिनट लगाए, 4 मिनट लगा लिए, चलो शुरुआत अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो 5 मिनट भी लगा लो. 5 मिनट में आपने अपने आप को बता दिया, एक प्लान कर लिया कि मैं इस आंसर को लिखूंगा कैसे. मैं पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर प्रॉब्लम्स बताऊंगा, फिर गति शक्ति के बारे में इंट्रो दूंगा, फिर बताऊंगा गति शक्ति कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और एंड में कंक्लूजन दे दूंगा. अब आपके सामने एक रोड मैप है. अब इसी फ्लो चार्ट के तहत आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, आंसर लिखना शुरू कर दो. तो अब ध्यान रहे, याद रहे कि अब आपने, अगर आप चाहते हो 250 वर्ड का जो आंसर है, दैट मींस 15 मार्कर जो क्वेश्चन है, 15 मार्कर जो आंसर है, इफ यू वांट यू कैन स्पेयर 5 मिनट्स फॉर प्लानिंग योर आंसर. डोंट स्टार्ट राइटिंग राइट अवे, डोंट स्टार्ट राइटिंग राइट अवे. ठीक है, मिला क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया, हौच पौच आंसर होगा. पढ़ो ध्यान से, 5 मिनट लगाओ पढ़ने में और उसी 5 मिनट में ये प्लान कर लो. ठीक है, ये जैसे ही आप प्लान कर लोगे, अब लिखना स्टार्ट करो. अब आपको पता है आपने कैसे कैसे लिखना है. अब स्ट्रक्चर में आपके बिल्कुल कमी नहीं आएगी. सो ऑल दोज ऑफ यू हु आर स्टार्टिंग देयर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नाउ or are at the beginning stage of their answer writing practice, well, this step 2 should be followed by you religiously. जरूर फॉलो करना है, हर क्वेश्चन में करना है. हां, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ना, होगा पता है क्या, जैसे जैसे आप बहुत सारे आंसर्स प्रैक्टिस कर लोगे, होगा पता है क्या, कि ये फ्लो चार्ट ना धीरे धीरे, अभी तो मैं आपको 4-5 मिनट बोल रहा हूं ना निकालने के लिए, धीरे धीरे इसमें आपको 3 मिनट लगने शुरू हो जाएंगे. फटाफट से आप 3 मिनट में बना दोगे. फिर धीरे धीरे और प्रैक्टिस बढ़ेगी, 2 मिनट लगने शुरू हो जाएंगे. धीरे धीरे और प्रैक्टिस बढ़ेगी, 1 मिनट लगना शुरू हो जाएगा. और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस पीक पे पहुंच चुके हैं कि उनके माइंड में ही फ्लो चार्ट बन जाता है. 30 to 40 सेकेंड्स वो लगाते हैं, माइंड में फ्लो चार्ट बन जाता है, उसी हिसाब से लिखते हैं वो, या साइड पे हल्का हल्का स्क्रिबल कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे जाऊंगा बस. तो 1 मिनट के अंडर अंडर आप सारा फ्लो चार्ट बना लोगे. बट ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो शुरुआत में ज्यादा टाइम लग सकता है. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, 5 मिनट इसके लगा दिए, यानी कि 5 मिनट किसके, रीडिंग केयरफुली एंड मेकिंग अ फ्लो चार्ट, और 10 मिनट में आप आंसर लिख रहे हो पूरा का पूरा. अगर आपको 15 मार्कर के लिए 15 मिनट्स लग रहे हैं शुरुआत में अगर आपको 15 मिनट भी लग रहे हैं, टेंशन मत लेना. जैसे जैसे प्रैक्टिस हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इस टाइम को भी हम कम करते जाएंगे. अंडर 10 मिनट्स आपका आंसर हो जाना शुरू हो जाएगा. राइट, बट एज ऑफ नाउ टेक दिस टाइम, स्पेयर दिस मच टाइम. अभी स्टार्टिंग में ऐसा ही करो. क्लियर. चलो, अब मैंने जैसे बताया था कि हम एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू आंसर राइटिंग सीखेंगे. तो ये देख लो, फ्लो चार्ट हमने बना दिया है. अब पहला स्टेप हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस. तो डेफिनेशन में आप लिखोगे कि लॉजिस्टिक सेक्टर की डेफिनेशन जो आपको आपके नोट्स में मिली हुई है. लॉजिस्टिक सेक्टर की डेफिनेशन क्या है, मैंने सबको समझाया हुआ है कि फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक, फैक्ट्री में सामान बनता है, कंज्यूमर के घर पहुंचता है. फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते ये जो प्रोडक्ट है, कोई भी गुड है, वो बहुत सारे स्टेप्स से गुजर रहा है. ये सारे स्टेप्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर. तो इसमें
ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा चंक रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, मटेरियल हैंडलिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये लॉजिस्टिक्स सेक्टर की डेफिनेशन है। सिग्निफिकेंस अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं। अगर ये वाले पोर्शन की कॉस्ट हाई है, ये इनएफिशिएंट है, तो दो चीजें होंगी। एक, इसकी कॉस्ट ज्यादा है तो फाइनल गुड का प्राइस भी बढ़ेगा, और फाइनल गुड का प्राइस बढ़ेगा तो हम जानते हैं किसी भी गुड का अगर प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड कम होती है। तो अगर गुड का प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी, नुकसान इस फैक्ट्री वाले को होगा। इसने तो अपनी तरफ से बहुत बढ़िया प्रोडक्ट और सस्ता प्रोडक्ट बना दिया, पर इन तक महंगा पहुंच रहा है, नुकसान इसको झेलना पड़ेगा क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर वाले अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और इंडिया पता है किस चीज में सबसे ज्यादा मार खाता है? एक्सपोर्ट्स के केस में, बिकॉज बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर्स एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्रीज में, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी सबड्यू होते हैं और हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड की प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमी आपकी खराब होती है। दूसरी चीज क्या है? डिले। इनएफिशिएंट आपका लॉजिस्टिक्स है तो अनड्यू डिले होगा। यूएसए में बैठा इंसान कहता है कि जब मैं इंडिया से सेम प्रोडक्ट मंगाता हूं तो मुझे इतना टाइम लग जाता है, चाइना से मंगाता हूं 1/10 टाइम में आ जाता है कई बारी। मान लो इंडिया से अगर 10 दिन लग रहे हैं आने में, तो कई बारी चाइना से 1 दिन में आ जाता है, राइट? ये हाल चल रहा है, तो अनड्यू डिले है, डिमांड और सप्रेस होगी। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप स्पेंड करोगे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में ज्यादातर रोल ट्रांसपोर्ट का है, तो ट्रांसपोर्ट अगर आप बेटर करोगे, एक तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेटर होगा, राइट? वो और सारे एक्सटर्नलिटीज के साथ आता है, बहुत सारे फायदे होते हैं, प्लस ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आपकी इकोनॉमी और एफिशिएंट होगी। तो ये आपकी डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस है। फ्लो चार्ट के मुताबिक ये वाला पार्ट डन, टिक। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है, वो भी हमने नोट्स में करी हुई है, राइट? जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। एक है फ्रैगमेंटेड वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसेज जो हैं वो फ्रैगमेंटेड है, तो एक ही कंपनी का सामान डिफरेंट वेयर हाउसेज में पड़ा हुआ है। इसके बजाय एक बड़ा सुपर लार्ज वेयर हाउस होगा तो सारा सामान वहां पड़ा होगा, वहीं से उठा के कहीं लेके जाना है। मेक सेंस? अगर डिफरेंट एरियाज में सामान पड़ा है, मान लो मैं एक्सपोर्ट करता हूं ये पेन, मेरा ये पेन मैंने बॉम्बे से एक्सपोर्ट करना है, पर डिफरेंट स्टोरेज हाउसेज में पड़ा हुआ है, तो मैं डिफरेंट जगह से ट्रकिंग करवाऊंगा, टाइम बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी। तो फ्रैगमेंटेड वेयर हाउसिंग है। पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रा, रोड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, रेलवे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है ना? रोड्स बहुत सारी ऐसी हैं जो कंजेस्टेड है, तो टाइम लग जाता है ट्रक्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। देन मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इज एन इशू। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का मतलब कोई भी गुड कहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करता है। वो रोड से भी जाएगा, मान लो यहां से यूएस से भेजना है सामान, तो मेरी फैक्ट्री से ट्रक से निकलेगा, बाय रोड जाएगा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में। रेलवे, अब उसने रोड से रेलवे पे शिफ्ट हुआ, रेलवे लेके जाएगी उसे बॉम्बे तक, फिर रेलवे से फिर रोड पे उतरेगा वो सामान और जाएगा नियरेस्ट पोर्ट में। पोर्ट से फिर वो जाएगा शिप पे, शिप अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो देख रहे हो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच में कनेक्टिविटी कितनी होनी जरूरी है, वो एक प्रॉब्लम है। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आई एम होपिंग पता ही है, ठीक है? जैसा मैंने पहले बताया, कंटेंट इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना स्ट्रक्चर आपको समझाना है इस वीडियो के थ्रू, राइट? सो प्रॉब्लम्स आप लिख दोगे। अब पता चल गया, एग्जामिनर को आपने बता दिया क्या लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है और आपको पता है ना। आप लिखोगे गति शक्ति प्लान के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वो क्या है? जैसे गति शक्ति प्लान, नेशनल मास्टर प्लान जो क्या है, ये क्या करेगा? 16 मिनिस्ट्रीज को जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है / डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि हमारे कंट्री में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम अनाउंस तो कर देते हैं, रोड बनाने की घोषणा तो कर देते हैं, पर वो इंप्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स की उसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है, जो हम नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप ये नेशनल मास्टर प्लान लेके आए हो गति शक्ति, जिसका काम होगा
के कोऑर्डिनेशन करे, जल्दी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो, बेटर क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आए, और बेटर क्वालिटी का जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी होगी, ये सारी चीजें होंगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अपने आप कम आ जाएगी। और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम आ जाएगी तो उसके फायदे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आंसर में भी लिख चुके हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्या है, हाउ गति शक्ति कैन ब्रिंग डाउन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। देखो इस पार्ट को आप कैसे अप्रोच करोगे, आप पहले बताओगे कि गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के टारगेट्स हैं कुछ 2024-25 तक, वो टारगेट्स लिस्ट आउट करोगे, जैसे ये बोल रहे हैं, लेट मी रीड दैट आउट। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने हैं इन्होंने। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्या होते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिल्ली से मुंबई सुपर 8 लेन हाईवेज हैं, वहां पे ट्रक्स आराम से घूमते हैं, और उन हाईवेज के पास पास इंडस्ट्रीज भी हैं। तो वो इंडस्ट्रीज को अगर कुछ सामान एक्सपोर्ट करना है, मान लो दिल्ली से मुंबई आते हुए जयपुर आता है, जयपुर में कोई इंडस्ट्री है, उसे बॉम्बे से सामान एक्सपोर्ट करना है यूएसए में, तो अब उसके पास सुपर कनेक्टिविटी है ना, अच्छी कनेक्टिविटी है, हाईवे से बॉम्बे पहुंचा देगा जल्दी जल्दी, बॉम्बे से पोर्ट पे चढ़ के, शिप पे चढ़ के वो सामान यूएस से, राइट। सो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। फिर इन्हीं कॉरिडोर्स पे आप ना कुछ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हो, जहां पे वही इंडस्ट्रीज होंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लस्टर्स आप बना रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो इंडिया में, ठीक है। फार्मा के क्लस्टर्स बना रहे हो, क्लियर, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें। देन रेलवेज के लिए आप टारगेट फिक्स कर रहे हो। कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए, ज्यादा दूरी के लिए रेलवेज बेस्ट है। रोड इतनी अच्छी नहीं है जितनी रेलवे है अगर दूर तक करना है। रोड पता है किसके लिए अच्छी है, डोर टू डोर कनेक्टिविटी के लिए, पर अगर दिल्ली से मुंबई सामान पहुंचाना है तो रेलवेज बेस्ट है। फ्यूल कम यूज होता है, ठीक है, एक ही गाड़ी पे इतना सारा सामान आ जाता है, रोड्स आपकी डीकंजेस्ट हो जाती है, नहीं तो उन्हीं रोड्स पे ट्रकों ने चलना था, अब रेलवे पे सामान जा रहा है इजीली, एफिशिएंट ज्यादा है, राइट, बल्क में सामान जाता है। तो रेलवे के लिए कुछ टारगेट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे टारगेट्स हैं, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। ऐसे ही 2-4 और टारगेट्स हैं। ये सारे टारगेट्स अगर पूरे होते हैं तो इंडिया में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नए आयाम छू लेगा। Transport infrastructure will get a significant boost. And because transport infrastructure forms a dominant chunk of logistics sector, therefore logistics, you have to use this word, logistics efficiency would improve, और जब efficiency किसी चीज की बढ़ती है तो उसकी cost automatically कम आ जाती है। ये ठीक है, ये जब आप पार्ट लिख दोगे आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, एंड में आपको कंक्लूजन लिखनी है। तो कंक्लूजन में जैसे कि जिन्होंने करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा था हमारा, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उनको मैंने एक कोट बताया था जॉन एफ कैनेडी का। वो कोट क्या था कि जॉन एफ कैनेडी ने कभी कहा था कि अमेरिका does not have good roads because America is rich, या उन्होंने कहा था अमेरिका, एक सेकेंड, उन्होंने ये बोला था कि अमेरिका doesn't have good roads because America is rich, America is rich because it has good roads। उनके कहने का मतलब है कि अमेरिका के पास अच्छी सड़कें हैं इसलिए नहीं क्योंकि अमेरिका अमीर है, अमेरिका अमीर ही इसलिए है क्योंकि अमेरिका के पास अच्छी सड़कें हैं। अच्छा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आपके देश की इकोनॉमी को तो वैसे ही बूस्ट मिलता है। नाउ you can use this quote in your conclusion, ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखना, अमूमन हमें ना कोट जो होते हैं, कोट्स होते हैं, वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं याद होते, किसी के भी कोट हमें वर्ड टू वर्ड याद नहीं होते। तो इसीलिए जब भी आप जॉन एफ कैनेडी के बारे में अगर इसमें लिखोगे तो ऐसे मत लिख देना डबल कोट के साइन में। अगर आप डबल कोट के साइन में लिख रहे हो तो आप ये सिग्नल दे रहे हो कि मुझे वर्ड टू वर्ड कोट पता है। कोट अनकोट कहते नहीं है कि कोट अनकोट ये बात है, कोट अनकोट आपको जॉन एफ कैनेडी के बारे में पता है, ये नहीं आप बोलोगे, ठीक है, क्योंकि इज एम आर की गलती हो जाती है, तो इसीलिए हमने वो रिस्क नहीं लेना। पर आपको पता है जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, तो आप ये सिंबल नहीं यूज करोगे, आप बोलोगे एज अमेरिकन प्रेसिडेंट, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी सेड दैट अमेरिका, और लिखना शुरू कर दोगे।
इनडायरेक्ट स्पीच का सहारा लोगे, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच हमें यूज नहीं करनी चाहिए बिकॉज हमें एग्जैक्टली कोट अनकोट नहीं पता है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था। ग्रामेटिकली वो बात ठीक है, कहां कॉमा लगा था वो नहीं पता है, इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच का सहारा लेते हुए ये ना करना और ये बात लिख देना इनडायरेक्ट स्पीच में जॉन एफ कैनेडी के बारे में। नाउ एक और चीज कंक्लूजन में आपने लिखनी है, ये तो आप लिख दोगे लाइन और फिर बोलोगे हेंस द रोल ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ कंट्री रिच और बूस्टिंग द इकोनॉमी और प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट इकोनॉमी। ठीक है, ये लाइन लिख दोगे, बट एंड में आपने ना एक वर्ड ऑफ कॉशन भी लिखना है। इधर आपसे पूछा हुआ है इवैल्यूएट करो कि गति शक्ति प्लान कम कर देगा, तो आपने एंड में ये कुछ लाइनें लिखनी है, वो ये लिखनी है कि यस गति शक्ति प्लान will have a role or will contribute towards bringing down logistics cost, but it is not a one stop solution. अकेले गति शक्ति प्लान के वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम नहीं आएगी। गवर्नमेंट along with गति शक्ति प्लान should also focus on other policy interventions through which overall productivity and efficiency of the logistics sector would improve. ये लाइन जरूर लिखोगे कि सिर्फ गति शक्ति प्लान एक वन स्टॉप सोल्यूशन है कि सिर्फ ये कर दिया डन। इसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंप्लीमेंट होने के साथ साथ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अच्छे से इंप्लीमेंट होना चाहिए, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान अच्छे से इंप्लीमेंट होना चाहिए, रेड टेपिज्म कम होना चाहिए, राइट? तभी ओवरऑल फायदा होगा। सिर्फ एक चीज से नहीं होता, मल्टीपल पॉलिसी इंटरवेंशन से चीजें सही होती हैं। तो ये कंक्लूजन में पहले लिखोगे कि यस जॉन एफ कैनेडी ने भी कहा लॉजिस्टिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इज नॉट अ पेनेशिया फॉर improving the state of logistics in India. It needs to be accompanied with other policy interventions like national infrastructure pipeline, national monetization plan and other infrastructure policies, infrastructure related policy. और इसके साथ आप क्वेश्चन एंड कर दोगे। मेक सेंस? तो अब जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसमें 2 स्टेप्स तो आपने करने ही करने हैं। स्टेप 1, जानो कि पूछना क्या चाह रहे हैं। अपने आप कुछ सोच के जो आपको वर्ड दिखा उस पे सेंटी होने की जरूरत नहीं है। वो वर्ड उन्होंने मेंशन कर दिया पर उसकी डेफिनेशन नहीं जानना चाह रहे, वो जानना चाह रहे हैं कुछ और, वो कुछ और आपने बताना है अपने आंसर में। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड इफ द नीड अराइजेस देन ट्रांसलेट दिस क्वेश्चन इन योर माइंड इन योर मदर टंग, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और फिर बनाओ फ्लो चार्ट, प्लान करो और उसी हिसाब से चलो। Alright, make sense? Chalo fir. That's it from my side, guys. I hope this added some value to your mains answer writing practice. From now onwards, you need to follow these 2 steps. And questions अगर आपने practice करने हैं तो आप practice करके हमें भेज सकते हो. Alright? We'll be happy to evaluate them all. Alright then. I'll see you next time with another mains question. Thank you.